Hello everyone, my name is Dinesh Kumar and I am a qualified chartered accountant and I will teach you taxation at IPCC first group level. In taxation, you will have two streams. First one is income tax and second one is GST. In income tax, you will have 10 chapters and these 10 chapters will carry 60 marks. And GST will have 5 chapters for 40 marks. So first of all we will start with income tax. Before knowing what is income tax, you first need to know what is tax. Tax is कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, मतलब किसी भी लॉ के अंडर आपसे कंपल्सरी पैसा लिया जाना टैक्स कहलाता है। फिर आप बोलोगे सर कंपल्सरी तो हमसे हफ्ता भी लिया जाता है, तो क्या वो भी टैक्स है? वो टैक्स नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जो बंदा इनकम कमा रहा होता है उसने डायरेक्टली गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्टली सबमिट नहीं करवाना होता, वो किसी पर्सन के थ्रू आप सबमिट करवाते हैं। सपोज मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू मिस्टर बी, ओके, एंड ही चार्ज GST of rupees, suppose GST of rupees 1000 in his bill, okay. He will collect rupees 1000 from B. He will collect rupees 1000 from B and then he will submit rupees 1000 to government, subject to fulfillment of other conditions. तो इस केस में हुआ क्या है, टैक्स दिया है B ने, सबमिट करवाया है A ने, तो कहना इससे कि B ने A के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दिया है। यस, दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। B ने इनडायरेक्टली मतलब ए के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दिया है। लेकिन सपोज अगर ये डायरेक्ट टैक्स का केस होता, सपोज मिस्टर ए का जो बिजनेस है उस पर जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो टैक्स लायबिलिटी मिस्टर ए खुद डिस्चार्ज करेगा, बी नहीं डिस्चार्ज करेगा। मतलब जो ये इनकम कमाएगा उस पर मिस्टर ए डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स देगा। दिस इज डायरेक्ट टैक्स, मतलब इसकी इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका बर्डन मिस्टर ए पे ही है। दिस इज डायरेक्ट टैक्स। ऑन द अदर हैंड GST जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, इसमें मिस्टर बी ने क्या किया था, ए के थ्रू 1000 का GST गवर्नमेंट को पे किया था। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस आपसे लिए क्यों जाते हैं? टैक्सेस गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स होता है। जो आपसे पैसा टैक्सेस के रूप में लिया जाता है वो आप लोगों पे ही स्पेंड किया जाता है। जैसे कि जो टैक्सेस का जो पैसा होता है वो हमारी डिफेंस पे, हेल्थ केयर सर्विसेज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे स्पेंड किया जाता है। मैंने बताया था व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर ये कहाँ लिखा हुआ कि हमसे टैक्स लिया जाएगा, इसकी अथॉरिटी कहाँ दे रखी है, टैक्स लेने की अथॉरिटी कहाँ दे रखी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 बोलता है कि आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसके लिए किसी लॉ में प्रॉपर अथॉरिटी ना हो। कम टू पेज नंबर 2 ऑफ माई नोट्स। पावर टू लेवी टैक्सेस, इसमें लिखा हुआ है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई लॉ अगर आपको ऑथराइज करेगा आप तभी टैक्स ले पाओगे, अदरवाइज आप टैक्स नहीं ले पाओगे। एक हमारा आर्टिकल 246 है, उसमें 3 लिस्ट है। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें 3 लिस्ट दी हुई है। पहले वाली यूनियन लिस्ट, सेकेंड वाली स्टेट लिस्ट, थर्ड वाली कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में हमें 3 लिस्ट दिया हुआ है। पहले वाला यूनियन लिस्ट, सेकंड स्टेट लिस्ट, थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ये बोलता है कि यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स रहेंगे उनके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाएगा।
स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स रहेंगे उनके लिए लो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स रहेंगे उनके लिए लो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके बनाएंगे। हमारा जो इनकम टैक्स है वो यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में मेंशन है। अब क्योंकि इनकम टैक्स हमारा यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में है, मतलब यूनियन लिस्ट में फॉल करता है, तो इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। कौन बनाएगा इनकम टैक्स के लिए लॉ? पार्लियामेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो यूनियन लिस्ट में दिया हुआ है, और यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए रहते हैं उनके लिए पार्लियामेंट ही एक्ट बनाता है। स्टेट लिस्ट में जो भी मैटर्स दे रखे उनके लिए लॉ कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। और कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी मैटर्स दे रखे उनके लिए लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट प्लस लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके बनाएंगे। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के कंपोनेंट्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट आया था 1 अप्रैल 1962 को। इसमें हमारे 298 तक सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं। अब जब सेक्शंस बन गए हैं तो सब सेक्शंस भी होंगे, क्लोज भी होंगे, सब क्लोज भी होंगे। प्रोविजो होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है। प्रोविजो क्या होती है? प्रोविजो एक सेक्शन के स्कोप से अगर कुछ बाहर करना होता है तो उसके लिए प्रोविजो यूज किया जाता है। मतलब एक सेक्शन ने जिन जिन आइटम्स को कवर कर रखा है, अगर हम प्रोविजो लगा देंगे तो वो आइटम्स उससे बाहर हो जाएंगी। जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो एक्सप्लेनेटरी नेचर की होती है, वो क्लैरिफिकेशन नेचर की होती है। वो आपके एक सेक्शन या सब सेक्शन रूल सब रूल के बारे में एक्सप्लेनेशंस देती है, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करती है। उसके बाद हमारे पास है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट, अब देखिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब बना था? 1 अप्रैल 1962 को। अगर हम लोग इसको एज इट इज यूज करते तो आज तक ये आउटडेटेड हो जाता। तो इसमें कंटिन्यूस चेंजेस होते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट बनता कैसे है? पहले एक फाइनेंस बिल बनता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो फाइनेंस बिल को लेके पार्लियामेंट में जाते हैं। वो जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, वहाँ पे उसको पेश किया जाता है। उसके बाद जैसे ही उसकी अप्रूव मिल जाती है लोकसभा एंड राज्यसभा की, उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति ली जाती है, उसकी एसेंट ली जाती है। और जैसे ही इंडिया का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अप्रूव कर देता है तो वो फाइनेंस एक्ट बना जाता है। तो कहना इसे फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में चेंजेस किए जाते हैं। जो हमारा फाइनेंस एक्ट बनता है, फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो फाइनेंस शेड्यूल के पार्ट 1 में लिखे होते हैं आपके टैक्स रेट्स, जो आपके करंट असेसमेंट ईयर से अप्लीकेबल होंगे। सेकेंड पार्ट में लिखे होते हैं आपके टीडीएस के रेट्स, जो आपके करंट फाइनेंशियल ईयर से, ये कब से अप्लाई हो रहा था? करंट असेसमेंट ईयर से। ये कब से अप्लाई होंगे टीडीएस के रेट? करंट फाइनेंशियल ईयर से। और जो थर्ड शेड्यूल है उसमें आपके रेट्स दिए होते हैं कि आपको सैलरी पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करना होता है और एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, वो थर्ड शेड्यूल में दिया होता है। पार्ट 4 में क्या दिया होता है आपका? पार्ट 4 में आपके रूल दिए होते हैं कि आपको नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट करनी है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड वन, इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स रूल्स 1962। जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सीबीडीटी के थ्रू होता है। सीबीडीटी स्टैंड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो उसको एडमिन करता है। तो इसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सीबीडीटी रूल्स बनाता है।
अगर आपको इनकम टैक्स समझना है तो आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इनकम टैक्स एक्ट समझ में नहीं आएगा। तो कहने से इनकम टैक्स रूल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको इनकम टैक्स एक्ट समझना है तो आपको इनकम टैक्स रूल्स भी साथ में पढ़ने पड़ेंगे। अगेन रूल्स के साथ सब रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, अगेन उसके आपको प्रोविजो एक्सप्लेनेशन सब साथ में पढ़ने पड़ेंगे। फोर्थ वन इज सर्कुलर्स। एंड नोटिफिकेशंस। सर्कुलर सीबीडीटी द्वारा ही इशू किए जाते हैं। और आपको किसी इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन है, अगर उसका स्कोप या मीनिंग समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो इनकम सीबीडीटी क्या करता है, उसको सर्कुलर के थ्रू क्लैरिफाई करता है। ये बेसिकली गाइडेंस के लिए होते हैं, एसएससी और डिपार्टमेंट की गाइडेंस के लिए होते हैं। जो सर्कुलर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट पर बाइंडिंग होते हैं, डिपार्टमेंट को वो फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो एसएससी होता है उसके लिए वो ऑप्शनल नेचर के होते हैं। और एसएससी को लगता है कोई सर्कुलर उनके लिए बेनिफिशियल है तो उसको अवेल कर सकता है, और उसको लगता है कि मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है तो उसको छोड़ सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट पर सर्कुलर्स बाइंडिंग रहते हैं। जो नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है और सीबीडीटी भी इशू कर सकते हैं। क्यों इशू करते हैं नोटिफिकेशन? टू गिव द इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी प्रोविजंस को अप्लीकेबल कर सकते हैं, फॉर द टाइम भी सस्पेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए नोटिफिकेशंस का यूज किया जाता है। देन फिफ्थ इज केस लॉज। जब लॉ बन रहा होता है तो जो लॉ मेकर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि फ्यूचर में हमारे इस लॉ की वजह से क्या क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस अराइज होंगी, तो वो हर सिचुएशन को कवर नहीं कर पाते हैं। सपोज लॉ बन गया और फिर बाद में एसएससी और डिपार्टमेंट के बीच में झगड़ा होता है तो वो उसको लेके जाते हैं या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ऑफकोर्स उससे पहले आईटीएटी है, सीआईटी है, वहाँ भी जाते हैं, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। तो केस लॉज होते हैं वो पहले तो जाते हैं हाई कोर्ट में, उसके बाद वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जो हाई कोर्ट के डिसीजंस आएंगे वो उसी एरिया में एप्लीकेबल होंगे जिस एरिया में उस हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट होती है वो हमारे पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होती है। नाउ कम टू पेज नंबर 4, लेवी ऑफ इनकम टैक्स, और यू कैन से व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स is a tax. Income tax is a tax on total income of previous year of every person. Income tax is a tax on total income of previous year of every person. जो मैंने अंडरलाइन किया आप वो अंडरलाइन कर लेना। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने समझना है हु इज पर्सन। पर्सन मीन हु अर्न द इनकम। पर्सन मीन्स हु earn the income. पर्सन हर वो बंदा जिसने इनकम कमाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो टैक्स पे करता है, मैंने बोला जो इसने इनकम कमाई है। तो पर्सन्स में कौन कौन आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होते हैं? आप और हम लोग, वी आर नेचुरल पर्सन्स। तो इंडिविजुअल्स में आपके नेचुरल पर्सन्स आएंगे। क्या जरूरी कि मेल ही आएंगे फीमेल नहीं आएंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों आएंगे। एक माइनर भी इंक्लूड होगा और एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वो भी इसमें ऐड होगा। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर माइनर क्यों ऐड होगा? कि माइनर भी इनकम कमाते हैं। आपने देखा होगा कि माइनर जैसे डांस के थ्रू इनकम कमाते हैं या फिर और कोई आर्ट उनकी होती है उसके थ्रू इनकम कमाते हैं, तो उस इनकम पे भी उनको टैक्स देना होता है।
लेकिन वो रिटर्न ऑफ इनकम कैसे फाइल करेंगे? वो रिटर्न ऑफ इनकम अपने गार्जियन के थ्रू फाइल करेंगे, ठीक है। सेकंड इज एच एफ को, एच एफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एच एफ को इनकम टैक्स ने एक अलग पर्सन माना है। एच एफ में कौन कौन आता है? सपोज मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ, उसका सन, उसकी अनमैरिड डॉटर, और इनकी वाइफ, ये एचएफ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड, कंपनी। कंपनी को भी इनकम टैक्स ने अलग पर्सन माना है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन्स में कौन कौन आता है? और मैंने क्या बताया था? पर्सन्स मीन्स एवरी पर्सन हु, पर्सन का मतलब क्या बताया था मैंने? एवरीवन हु अर्न्स द इनकम। क्या इंडिविजुअल इनकम कमाता है? यस, एचएफ भी कमाती है। क्या कंपनी की इनकम हो सकती है? ऑफकोर्स कंपनी की भी इनकम होती है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्सन्स में कौन कौन आता है। हमारी कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, डोमेस्टिक, दूसरी फॉरेन। तो डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनियां ही यहाँ पे आएंगी। थर्ड, फर्म। फर्म भी दो तरह की होती हैं, एक आपने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ी थी वो वाली फर्म, और एक एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, जो कि आपने एलएलपी एक्ट 2008 में पढ़ी थी। वो दोनों यहाँ पे कवर होंगी। एक तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आपने पढ़ी थी, और एक एलएलपी एक्ट 2008 में पढ़ी थी, वो दोनों यहाँ पे आएंगे। फिफ्थ वन इज एओपी। एओपी स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ये क्या होता है? when two or more persons, I'm talking about persons, when two or more persons joins together or combines together for a joint enterprise, then that will be regarded as AOP. अभी आपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा कि दो या दो से ज़्यादा बंदे मिलकर काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोला जाता है। हाँ, अगर उन्होंने एज ए पार्टनरशिप रजिस्टर करवा रखा है तो उसको आप क्या बोलोगे? पार्टनरशिप फर्म। अदरवाइज क्या बोलोगे? AOP। और AOP में मैंने बोला एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। AOP में मैंने बोला है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। और पर्सन्स की डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे अभी। कौन कौन पर्सन्स में आते हैं? इंडिविजुअल भी आते हैं, एचएफ भी आते हैं, कंपनी भी आती है, फर्म भी आती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक फर्म और इंडिविजुअल बन के AOP बना ले, ठीक है, या फिर एक फर्म और एक कंपनी मिलके AOP बना ले। दिस इज पॉसिबल। सिक्स्थ इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। AOP और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में फ़र्क होता है। AOP में कोई भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकते हैं, HF भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकती है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आपके खाली इंडिविजुअल्स ही आएंगे, ना HF आएगी, ना कंपनी आएगी, ना फर्म आएगी। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ये बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि म्यूनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत। इनको गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ काम दिया होता है, एडमिन का, मैनेजमेंट का। तो ये सारे के सारे डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटीज़ में आएंगे। क्या इनकी भी कमाई होती है? यस, म्यूनसिपल कमेटी की कमाई होती है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी की कमाई होती है, पंचायत की कमाई होती है, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन्स हु अर्न्स द इनकम। तो म्यूनसिपल अथॉरिटी की भी इनकम होती है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। वैसे तो इंडिविजुअल को छोड़ के सारे आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स हैं, लेकिन जो ऊपर कवर नहीं हुए वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि एक आइडोल या फिर डाइटी जैसे भगवान या फिर कोई मूर्ति, प्रतिमा जिसकी इनकम होती है, वो यहाँ पे
एज एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन असेसेबल होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। पर्सन्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मीन्स एवरीवन हु अर्न्स द इनकम, जो कमाई करता है। क्या इंडिविजुअल की इनकम होती है? यस, एचएफ की भी होती है, कंपनी की भी इनकम होती है, फर्म की भी इनकम होती है, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, इन सब की इनकम होती है। इनको पर्सन्स बोला गया इनकम टैक्स में, ठीक है। नाउ कम टू प्रीवियस ईयर, आप इसको पढ़ो, इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। पर्सन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी हम प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर के साथ में असेसमेंट ईयर भी पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रीवियस ईयर? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। और इनकम अर्न कौन करता है? पर्सन्स। तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है? प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड, जिसमें इनकम हम लोगों ने कमाई है, अर्न की है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ्स का भी हो सकता है और उससे कम का भी हो सकता है। ऐसे कैसे? लेट्स सपोज अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, दिस वाज स्टार्टेड ऑन 1st of April 2020 and this will end on 31st March 2021, and next year will start from here 1st of April 2021 and this will end on 31st March 2022। ओके, तो अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो 2020-21 चल रहा है। इस साल में हम लोग इनकम अर्न करेंगे। इनकम कौन अर्न करेगा? पर्सन्स, कोई भी हो सकता है, कंपनी, एचएफ, इंडिविजुअल्स, एओपी, बीओआई, कोई भी हो सकता है। वो इस साल में इनकम अर्न करेंगे। सो दिस विल बी कॉल्ड एज प्रीवियस ईयर। इस साल की इनकम पे टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर में। ये कौन सा साल होगा? 2021 एंड 22। इस साल की इनकम पे टैक्स लगेगा नेक्स्ट ईयर में। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। मतलब आपने प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम कमाई है उसकी असेसमेंट होती है नेक्स्ट ईयर में, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। तो जिस साल में आपने इनकम अर्न की है उसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। 12 महीने से कम का कैसे हो सकता है? सपोज आपने मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1st of May 2020 को, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर कब एंड होगा? इसके जस्ट 31st मार्च को। तो आपका प्रीवियस ईयर कब खत्म होगा? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31st मार्च 2021 को। तो आपका ये प्रीवियस ईयर कितने महीने का हुआ? 11 मंथ्स का। 11 मंथ्स का। तो प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन आपका जो असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा 12 मंथ्स का ही होगा। ऑब्वियसली 12 मंथ्स का होगा। जैसे आप इस साल में इनकम कमाते हो, नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट ईयर तो 1st of April से स्टार्ट हो जाएगा ना आपका। सो कैन आई से प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड एंड असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच tax is payable on the income earned during the previous year. So this is all for today.